सिर्फ ये रह गया था आपका डेडिकेटेड सर्वर प्रोसेसेस एंड शेयर्ड सर्वर प्रोसेसेस, ये दो चीज़ें रह गई थी। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। हमने लिसनर की कॉन्फ़िगरेशन देखी, लिसनर को मैनेज करने के टूल्स देखे, लिसनर को स्टार्ट स्टॉप कैसे करते हैं, लिसनर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कौन सी हैं। देन हमने देखा कि क्लाइंट साइड पे आप कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, आपको क्या चाहिए, और नेमिंग मेथड्स क्या होते हैं और कौन कौन से नेमिंग मेथड्स अवेलेबल है। ठीक है, इनमें कोई इश्यूज हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलते हैं जी। डेडिकेटेड सर्वर प्रोसेसेस, बाय डिफॉल्ट आपका डेटाबेस डेडिकेटेड मोड में रन हो रहा होता है। डेडिकेटेड मीन्स आपके हर यूजर के अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस होगा डेटाबेस सर्वर के ऊपर। लेट्स से इफ देयर आर 3 यूजर्स कनेक्टेड, देयर विल बी 3 सर्वर प्रोसेसेस ऑन डेटाबेस सर्वर, जो कि हर जो सर्वर प्रोसेस होगा वो एक पर्टिकुलर यूजर प्रोसेस के अगेंस्ट रन हो रहा होगा और उसके बिहाफ पे वो सारी प्रोसेसिंग कर रहा होगा। क्यूरी की एग्जीक्यूशन प्लान्स बनाना, डाटा फेच करके लेके आना, डाटा के ऊपर लॉक लगाना, डाटा को अपडेट करना एंड सो, जो भी जितने भी टास्क हो सकते हैं वो सारा का सारा आपका सर्वर प्रोसेस ही परफॉर्म कर रहा होता है। आइडियली आपकी जो डाटाबेस है वो डेडिकेटेड मोड में ही रन होनी चाहिए, लेकिन आप शेयर्ड मोड में भी रख सकते हैं। अब डेडिकेटेड मोड के इश्यूज क्या हैं? इश्यूज ये हैं कि लेट्स से अज्यूम करते हैं कि आपके पास आपकी डेटाबेस में 300 कंकरेंट यूजर्स कनेक्टेड हैं और इन 300 में से लेट्स से 80 यूजर्स जो हैं इस वक्त एक्टिव हैं और बाकी जो 220 यूजर्स हैं वो आइडल हैं। ठीक है, उससे इशू क्या होगा? लेट्स से आपकी मशीन पे रिसोर्सेज का इशू, मेमोरी का इशू है, मेमोरी कम है आपके पास, तो उस केस में ये 220 जो प्रोसेसेस हैं जो आइडल हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेटाबेस सर्वर के ऊपर इन्होंने रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किए हुए हैं। इन्होंने मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है, इन्होंने सीपीयू के रिसोर्सेज ले रहे हैं, इन्होंने हो सकता है कुछ लॉक एक्वायर्स की हों और ये आइडल बैठे हुए हों। ठीक है, तो ये बाकी एक्चुअल तो 80 प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, बाकी सारे आइडल बैठे हुए हैं, तो ये आपकी मशीन पे मेमोरी कंजम्पशन और सीपीयू कंजम्पशन दोनों हाई कर सकते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप इंस्टेड के डेडिकेटेड मोड में रहें, आप शेयर्ड मोड की तरफ चले जाएं। शेयर्ड मोड में क्या होता है कि शेयर्ड मोड में आपके पास प्री कॉन्फ़िगर्ड नंबर ऑफ सर्वर प्रोसेसेस होते हैं और वो एक सर्वर प्रोसेस सिर्फ एक यूजर के बिहाफ पे आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर रहा होता, बल्कि एक सर्वर प्रोसेस हो सकता है 10, 15, 20 या उससे भी ज्यादा यूजर्स को एंटरटेन कर रहा हो। उससे भी ज्यादा यूजर्स को हो सकता है कि रिक्वेस्ट को 1 by 1 फुलफिल कर रहा हो। दैट इज कॉल्ड शेयर्ड सर्वर प्रोसेसेस। ये शेयर्ड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन भी कहलाती है। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। शेयर्ड एनवायरनमेंट की तरफ आपको नॉर्मली नहीं जाना चाहिए। आजकल मेमोरीज का इशू नहीं है मशीन्स पे, नॉर्मली शेयर्ड एनवायरनमेंट पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास मेमोरी का इशू है, मेमोरी कम है आपके पास, तो देन यू कैन गो फॉर द शेयर्ड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। अब शेयर्ड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा आर्किटेक्चर देख लेते हैं और फिर मैं पैरामीटर्स आपको बता देता हूँ वो आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, शेयर्ड सर्वर्स में आपके पास प्री कॉन्फ़िगर्ड नंबर ऑफ शेयर्ड सर्वर प्रोसेसेस होते हैं, जिनको शेयर्ड सर्वर प्रोसेसेस भी कहते हैं और जिनको सर्वर प्रोसेसेस भी कहते हैं। आपके पास प्रोसेसेस होते हैं, लेट से आप S1 से लेकर हो सकता है आपके पास S10 तक प्रोसेसेस हो। पैरामीटर्स हैं, एक है शेयर्ड अंडरस्कोर सर्वर अंडरस्कोर प्रोसेसेस, शेयर्ड अंडरस्कोर सर्वर्स का प्रोसेस, शेयर्ड अंडरस्कोर सर्वर्स का पैरामीटर वो आपने 10 सेट कर दिया और मैक्स शेयर्ड सर्वर का पैरामीटर है वो आपने लेट से 20 सेट कर दिया। तो आपके एक वक्त में आपके पास जब आप डेटाबेस स्टार्ट करेंगे तो 10 सर्वर प्रोसेसेस डेटाबेस स्टार्टअप के साथ ही आपके डेटाबेस में इन्वोक हो जाएंगे। ठीक है, और देन आपके पास एक पैरामीटर है डिस्पैचर्स के नाम से। डिस्पैचर्स में आप बताएंगे, फॉर एग्जांपल इसमें आप बताते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है, आप बताएंगे ये टीसीपी है और आप प्रोसेसेस कितने चाहिए आपको, वो आपने लेट से 10 बता दिए। तो डिस्पैचर्स का पैरामीटर सेट करते हैं, ये भी 10 डिस्पैचर्स आपके पास आ जाएंगे, डिस्पैचर D1 से लेकर डिस्पैचर D10 तक। सो अब आपके पास शेयर्ड सर्वर्स हैं 10 और 10 डिस्पैचर्स हैं और आपके पास क्यूज होंगी। एक आपके पास रिक्वेस्ट क्यू होगी, एक आपके पास रिक्वेस्ट क्यू होगी और देन आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्स क्यूज होंगी। रिस्पॉन्स क्यूज हर डिस्पैचर के लिए एक रिस्पॉन्स क्यू होगी। ठीक है, तो डिस्पैचर D1 के लिए एक रिस्पॉन्स क्यू होगी, इसी तरीके से D2 के लिए अप टू D10 हर डिस्पैचर की अपनी रिस्पॉन्स क्यू होगी और रिक्वेस्ट क्यू एक ही होगी आपके पास। अच्छा, अब कनेक्टिविटी कैसे होगी? यूजर अपनी मशीन पे कोई टूल इन्वोक करता है और यूजर नेम पासवर्ड और डेटाबेस सर्वर का नाम होता है, TNSentry @ करके TNSentry का नाम देता है। तो यूजर प्रोसेस जो है उसकी रिक्वेस्ट आएगी लिसनर के पास। जैसे आपकी मशीन पे यहाँ पे डेटाबेस सर्वर पे लिसनर चल रहा है। अब जो यूजर है
वो ये बताएगा कि उसकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट किस टाइप की है। एक टीएनएस एंट्री आपको दिखाता हूँ। तो टीएनएस एंट्रीज आपकी होती हैं जी, टीएनएस नेम्स डॉट ओरा फाइल में, ठीक है। तो ये क्लाइंट साइड पे नॉर्मली ये फाइल होती है, सर्वर साइड पे भी बड़ी हो सकती है, इसलिए कि सर्वर साइड पे भी आप डिफरेंट डेटाबेसेस से आपने कनेक्ट होना हो तो आपको टीएनएस एंट्री चाहिए, ठीक है। तो इसमें टीएनएस स्ट्रिंग्स या टीएनएस एंट्रीज या कनेक्शन स्ट्रिंग्स इसमें पड़ी होती है। यहाँ पे देखें, जो भी टीएनएस एंट्री आप बनाएंगे या जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे, इसमें एक पैरामीटर होता है सर्वर इक्वल टू डेडिकेटेड लिखा हुआ है। अब आपने अगर अपनी डेटाबेस सर्वर को तो शेयर्ड मोड में कन्फिगर कर दिया हुआ है, लेकिन आपने जो टीएनएस एंट्री बना के क्लाइंट्स को दी हुई है उसमें लिखा हुआ है सर्वर इक्वल टू डेडिकेटेड, तो उनका जो कनेक्शन स्टैब्लिश होगा वो डेडिकेटेड मोड में होगा, ना कि शेयर्ड मोड में। तो अगर आप शेयर्ड मोड में कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उनको जो सर्वर इक्वल टू शेयर्ड आप ये एंट्री चेंज करके देंगे, और अब जब वो कनेक्ट होंगे तो फिर वो शेयर्ड कनेक्शन उनका स्टैब्लिश होगा। तो याद रखिएगा, जब आपकी डेटाबेस शेयर्ड मोड में रन हो रही हो तो दोनों तरह के कनेक्शन स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, डेडिकेटेड भी और शेयर्ड भी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको शेयर्ड मोड में जितने भी डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो अगर आपने परफॉर्म करने हो, फॉर एग्जांपल डेटाबेस को शटडाउन स्टार्टअप करना हो, टेबल स्पेस क्रिएशन करनी हो, टेबल स्पेस में डाटा फाइल एडिशन करनी हो, या कोई भी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो आप परफॉर्म करते हैं वो आपने करने हो, तो उसमें आप डेडिकेटेड कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। और एंड यूजर जितने भी आपकी डेटाबेस में लॉगिन होंगे उन्होंने कोई क्यूरीज चलानी है तो उनके लिए शेयर्ड कनेक्शन होना चाहिए। तो डीबीए अपने लिए एक टीएनएस एंट्री बनाता है जिसमें वो डेडिकेटेड सेशन सर्वर इक्वल टू डेडिकेटेड रखता है, और बाकी जितने भी एंड यूजर्स हैं जिन्होंने नॉर्मल डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके रिपोर्ट चलानी है, डे टू डे एक्टिविटीज करनी है अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड, उनका सर्वर इक्वल टू शेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये तो पहली चीज। अच्छा, तो अब जब आप यूजर ने उसके यूजर के टीएनएस एंट्री में आपने वो जो सर्वर इक्वल टू शेयर्ड लिखा हुआ था या वो उसके सर्वर कॉन्फ़िगरेशन शेयर्ड थी, तो जब वो लिसनर के पास रिक्वेस्ट आएगी और डेटाबेस आपने जब भी स्टार्ट की होगी तो आपके ये जो डिस्पैचर्स हैं ये लिसनर के साथ रजिस्टर हो जाएंगे। ये सारे डिस्पैचर्स लिसनर के साथ रजिस्टर हो जाएंगे। लिसनर क्या करेगा? वो देखेगा यूजर की रिक्वेस्ट किस टाइप की है, डेडिकेटेड है या शेयर्ड है। लेट्स से शेयर्ड रिक्वेस्ट है तो लिसनर इनमें से किसी भी एग्जिस्टिंग डिस्पैचर जो उस वक्त फ्री होगा, लेट्स से जिसके पास लोड कम होगा, वो उसको उसके साथ कनेक्ट करा देगा। अब आपका यूजर प्रोसेस आपके एक डिस्पैचर से कनेक्ट हो जाएगा, ना कि एक सर्वर प्रोसेस से, ठीक है। सर्वर प्रोसेस डिस्पैचर से आगे, ठीक है। दरमियान में आपका सर्वर प्रोसेस है, दरमियान में डिस्पैचर है और फिर यूजर प्रोसेस है। अब तीन प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो गए। अब यूजर ने कोई क्यूरी लिखी, सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिखी है, इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखी, अपडेट की स्टेटमेंट लिखी, वो उसके डिस्पैचर के पास जाएगी। डिस्पैचर उस रिक्वेस्ट को उठाएगा, जब वो डिस्पैचर के पास वो रिक्वेस्ट आएगी तो वो डिस्पैचर उस रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट क्यू में डाल देगा कि ये रिक्वेस्ट फलां यूजर की तरफ से आई थी, उसका ये सेशन आईडी है, उसका ये सीरियल नंबर है, और डिस्पैचर अपनी डिटेल्स भी उस रिक्वेस्ट के साथ डाल देगा कि ये डिस्पैचर 1 की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट क्यू में रिक्वेस्ट आ जाएगी। अब इस रिक्वेस्ट क्यू को आपके ये जो सारे सर्वर प्रोसेसेस है 1 बाय 1 स्कैन कर रहे होंगे। लेट्स से सर्वर प्रोसेस 1 ने इस रिक्वेस्ट क्यू को स्कैन किया, उसको एक रिक्वेस्ट मिली, उसने वो रिक्वेस्ट उठाई, उसको प्रोसेस किया, डाटा लेके आया, रिस्पॉन्स उठा के उसने देखा ये रिक्वेस्ट किसकी तरफ से आई थी, ये रिक्वेस्ट आई थी डिस्पैचर D1 की तरफ से। उसका रिस्पॉन्स डिस्पैचर D1 की क्यू में डाल देगा। तो डिस्पैचर क्या करेगा? अपनी क्यू को स्कैन करेगा, वो रिस्पॉन्स उठा के यूजर को वापस सेंड कर देगा। नेक्स्ट टाइम ये यूजर ने एक और रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट गई डिस्पैचर, उसका उस पर्टिकुलर सेशन तक के लिए डिस्पैचर वही रहेगा। वो रिक्वेस्ट दोबारा रिक्वेस्ट क्यू में गई, इस दफा हो सकता है सर्वर प्रोसेस 10 उसकी रिक्वेस्ट को इंटरटेन करे या वो एग्जीक्यूट करे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कौन से सर्वर प्रोसेस किस वक्त एग्जीक्यूट होता है और उसको कौन सी रिक्वेस्ट असाइन होती है, ठीक है। तो सर्वर प्रोसेसेस आपके लिए डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, आपके डिस्पैचर्स आपके लिए डेडिकेटेड हैं, लेकिन एक वक्त में एक डिस्पैचर के साथ बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड हुए होंगे, ठीक है। तो एक डिस्पैचर आपके मल्टीपल मे बी 20, 30, 40, 50 इवन इससे भी ज्यादा यूजर्स को एक वक्त में एक डिस्पैचर हैंडल कर रहा होगा। उसका एडवांटेज क्या होगा? अब आपके डेटाबेस सर्वर के ऊपर टोटल 10 सर्वर प्रोसेसेस हैं, 10 डिस्पैचर्स हैं, और आपके पास हो सकता है 300 यूजर्स कनेक्टेड हो। तो यू हैव 300 यूजर्स कनेक्टेड टू द डेटाबेस, लेकिन आपके पास टोटल डेटाबेस सर्वर के ऊपर 20 प्रोसेसेस हैं। तो प्रोसेसेस ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई करनी थी वो कम होगी, ठीक है। तो थोड़ी सी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इसमें कंप्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। इशू ये होगा कि आपकी जब भी कोई यूजर की रिक्वेस्ट आएगी डिस्पैचर के पास, डिस्पैचर्स को रिक्वेस्ट क्यू में डालेगा, और रिक्वेस्ट क्यू से फिर जब तक वो सर्वर प्रोसेस उसको स्कैन नहीं करता, उठाता नहीं और कैसे एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेट्स से अज्यूम करते हैं आपके पास 10 सर्वर प्रोसेसेस थे और 10 कोई ऐसी स्टेटमेंट्स चल गई जो कि लॉन्ग रनिंग स्टेटमेंट्स थी। तो जब वो ऐसी कोई स्टेटमेंट चल गई तो आपके सर्वर प्रोसेसेस सारे बिजी हो गए। अब किसी और यूजर की कोई रिक्वेस्ट इंटरटेन नहीं होगी, कोई और रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक कि ये सर्वर प्रोसेसेस या तो आप इंक्रीज ना कर दें या इनमें से कोई सर्वर प्रोसेस
फ्री ना हो जाए। तो इसलिए ऐसे इन्वायरमेंट्स जहाँ पे आपके पास लॉन्ग रनिंग ट्रांजेक्शन हैं, लॉन्ग रनिंग क्यूरीज हैं, वहाँ पे शेयर्ड इन्वायरमेंट को कन्फिगर नहीं किया जाता, ना ही रिकमेंडेड है। जैसे वेयर हाउस टाइप के इन्वायरमेंट्स, डेटा वेयर हाउस या डेटा माइनिंग टाइप के इन्वायरमेंट्स, ठीक है, या बिजनेस सपोर्ट सिस्टम्स जो हैं आपके, उसमें नॉर्मली शेयर्ड सर्वर कन्फिगरेशन की तरफ नहीं जाते। आजकल तो वैसे OLTP इन्वायरमेंट में भी हम नहीं जाते, मतलब आपके पास अगर लेट्स से मेमोरी अपग्रेड इज नॉट एन इशू, इज ऑप्शन, और वो नहीं कर सकते आप, तो देन आप इस इन्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर भी आप टेस्ट करते हैं, और अगर आपकी डेटाबेस सही चले, एप्लीकेशन पे परफॉर्मेंस गेन हो, आपको डेटाबेस पे परफॉर्मेंस गेन हो, तो फिर आप इसको रखते हैं, अदरवाइज आप इसको रिवर्ट कर देते हैं। ठीक है जी। SGA एंड PGA, जब आप शेयर्ड मोड में डेटाबेस को रन कर रहे हो, तो वैसे जो आपका PGA है, प्राइवेट ग्लोबल एरिया, उसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक आपका स्टैक स्पेस है, सेशन की इंफॉर्मेशन होती है, फिर आपका वो वर्क एरियाज होते हैं, आपके एक PGA में मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। लेकिन जब आप एक शेयर्ड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, तो PGA में सिर्फ स्टैक स्पेस रह जाएगी, और बाकी उसका सारे के सारे जितने भी पोर्शन हैं वो SGA के अंदर चले जाएंगे, और SGA में वो फिर UGA कहलाएगा, उसको यूजर ग्लोबल एरिया। वो है SGA, वो PGA का पार्ट होता था पहले। ठीक है, शेयर डेडिकेटेड इन्वायरमेंट में ये जो सारे आपके कर्सर स्टेट है, आपका यूजर सेशन डेटा है, आपके सारे ये वर्क एरियाज हैं, दैट विल बी पार्ट ऑफ PGA, और स्टैक स्पेस भी उसमें एक होगी। ठीक है, ये 3-4 पार्ट्स होंगे आपके PGA का। लेकिन जब आप शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं, तो सिर्फ आपके एक सर्वर प्रोसेस को स्टैक स्पेस एलोकेट होती है, मिनिमम वो कुछ बाइट्स में होती है, ठीक है, या कुछ KBs में होती है, जिसमें उस पर्टिकुलर सेशन की इंफॉर्मेशन होती है। बाकी सारे के सारा एरिया जो है वो SGA के अंदर जाके एलोकेट होता है। SGA के अंदर 2 जगहों से एलोकेट हो सकता है, या तो आपके पास होता है लार्ज पूल में स्पेस एलोकेशन होगी, और अगर लार्ज पूल नहीं कॉन्फ़िगर्ड तो फिर शेयर्ड पूल में होगी। तो अगर शेयर्ड पूल से होना शुरू होगी तो परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे। वो क्या इश्यूज होंगे? आपकी क्यूरीज के एग्जीक्यूशन प्लान्स, आपकी PLSQL ब्लॉक्स के एग्जीक्यूशन प्लान्स, आपके प्रोसीजर फंक्शंस के एग्जीक्यूशन प्लान्स के लिए स्पेस कम बचेगी शेयर्ड पूल के अंदर। तो आइडियली आपको लार्ज पूल कॉन्फ़िगर करना चाहिए। ठीक है, वैसे भी शेयर्ड इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लार्ज पूल जरूर कॉन्फ़िगर होना चाहिए, क्योंकि जब आप बैकअप एंड रिकवरी या पैरेललिज्म के बहुत सारे ऑप्शन यूज करते हैं, तो उस केस में आपका लार्ज पूल यूज होता है, अदरवाइज शेयर्ड पूल यूज होना शुरू हो जाता है। तो शेयर्ड पूल पे लोड नहीं पड़ना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज का, आपका लार्ज पूल जरूर कॉन्फ़िगर होना चाहिए। सो व्हेन यू आर रनिंग योर डेटाबेस इज इन डेडिकेटेड इन शेयर्ड मोड, your major portion of your private global area is allocated within the SGA, and that is called the UGA. रीजन क्या है कि ये SGA के अंदर क्यों एलोकेट होता है? SGA के अंदर इसलिए एलोकेट होता है कि आपके पास सर्वर प्रोसेसेस है, हमने देखा था मल्टीपल सर्वर प्रोसेसेस हैं, तो कभी एक सर्वर प्रोसेस ने आपकी सेशन की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है, कभी दूसरे सर्वर प्रोसेस ने एक्सेस करना होता है। तो इन्फॉर्मेशन एक शेयर जगह पे जब तक नहीं होगी, वो सर्वर प्रोसेस आपकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकेगा, बाइंड वेरिएबल्स की इन्फॉर्मेशन एंड सुनो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी, क्योंकि एक शेयर्ड, ये जो आपका SGA है, ये एक शेयर्ड एरिया है जिसको सारे सर्वर प्रोसेसेस एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए फिर उसको आपके PGA के बहुत सारे पोर्शन SGA के अंदर एलोकेट करने पड़ते हैं, ताकि जो भी सर्वर प्रोसेस आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट कर रहा रन कर रहा हो, उसको आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली सर्वर कनेक्शन पूलिंग ही कर रहा होता है। कनेक्शन पूलिंग क्या है कि आपके मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड हैं, तो आपका एक ही सेशन एस्टेब्लिश है, या एक ही आप डिस्पैचर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो दिस इज, आप ये जो कनेक्शन पूलिंग है, या आप शेयर्ड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन से अचीव करते हैं डेटाबेस के अंदर। व्हेन नॉट टू यूज अ शेयर्ड सर्वर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन टास्क के लिए, बैकअप एंड रिकवरी ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि वो क्यू में नहीं लगाए जा सकते, उन्होंने इमीडिएटली रन होना होता है। बैच प्रोसेसिंग एंड बल्क लोडिंग ऑपरेशंस के लिए, मींस कि ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे ऑपरेशंस जो कि ज्यादा टाइम ले रहे हो, डेटा वेयर हाउस टाइप इन्वायरमेंट्स के लिए आपको शेयर्ड इन्वायरमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। यू शुड हैव अ डेडिकेटेड सर्वर प्रोसेस। अच्छा, आपके पास 2 डेटाबेसेस हैं, और ये तो खत्म हो गया जी, वो शेयर्ड और डेडिकेटेड खत्म हो गया। अब हम डेटाबेस लिंक्स की को डिस्कस करेंगे। DB लिंक्स। DB लिंक क्या होता है? लेट्स से आपके पास डेटाबेस A है और आपके पास एक डेटाबेस B है, आइदर ये दोनों एक ही मशीन पे हैं या डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर हैं। तो एक यूजर है डेटाबेस A में, फॉर एग्जांपल HR के नाम से, और एक यूजर है दूसरी डेटाबेस में स्कॉट के नाम से। HR यूजर ने लॉगिन होना है यहाँ पे, और कुछ डाटा उसको चाहिए जो कि स्कॉट यूजर के अंडर, स्कॉट के स्कीमा में एक टेबल है, उस टेबल में से वो डाटा उसको चाहिए। तो
अब अगर इस यूजर ने लॉगिन होकर क्यूरी करेगा तो वो सिर्फ डेटाबेस ए से ही अपना डाटा लेके आ सकता है, वो डेटाबेस बी में से डाटा नहीं लेके आ सकता। तो आप डेटाबेस ए और डेटाबेस बी के दरमियान डीबी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो जब ये यूजर एचआर लॉगिन हो तो इस डीबी लिंक के वो क्यूरी अपने इस डेटाबेस पे करेगा, डीबी लिंक के थ्रू वो क्यूरी आपके डेटाबेस बी पे जाएगी, वहां से डाटा आएगा डेटाबेस ए के पास और ये डेटाबेस सर्वर ए आपको वो डाटा आपके पर्टिकुलर यूजर को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो डीबी लिंक्स के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन नेटवर्क बेस्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका एक डेटाबेस से डाटा आपने दूसरी डेटाबेस में लेके जाना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले डंप करना पड़ता है आपको एक डंप फाइल के अंदर, वो डंप फाइल दूसरी मशीन पे लेके जाके वहां पे इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो अगर आप डाटा पंप यूज करें और आपके पास दोनों डेटाबेसेस ऑनलाइन हैं, एक्सेसिबल हैं ओवर द नेटवर्क, तो आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क बेस्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट या डाटा पंप की यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। इसमें वो क्या करेगा, एक मशीन से या एक डेटाबेस से या एक स्कीमा से डाटा एक्सपोर्ट करेगा और साथ ही दूसरी ओवर द डीबी लिंक दूसरी स्कीमा में दूसरी डेटाबेस में उसको इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको उसको डंप फाइल के अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका वो सारा टाइम बच जाएगा जो कि वो फाइल सिस्टम के ऊपर राइटिंग में वो जो टाइम ले रहा है। ये करके देखते हैं जी। ओके, सो मेरे पास इस वक्त मशीन पे दो डेटाबेसेस चल रही है, एक माई डीबी के नाम से और एक DB11G के नाम से। ठीक है, तो दोनों का होम एक ही है। मैं क्या करता हूँ, TNS पिंग कर लेता हूँ दोनों को। ठीक है, दोनों एक दूसरे को TNS पिंग कर रही है। फॉर एग्जांपल दोनों की TNS एंट्रीज मेरे पास अवेलेबल है। मैं माई डीबी में कनेक्ट होता हूँ इस वक्त। ये जो सेशन है इसमें माई डीबी के साथ में कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो माई डीबी से कनेक्टेड हूँ। मैं HR यूजर को डेटाबेस लिंक क्रिएट करने के राइट्स दे देता हूँ और HR यूजर से कनेक्ट हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ जी क्रिएट डेटाबेस लिंक रिमोट _DB, कुछ भी नाम रख दें, कनेक्ट टू लेट्स से वहाँ पे स्कॉट यूजर से कर लेते हैं। देखते हैं स्कॉट यूजर का स्कीमा अवेलेबल है कि नहीं। अकाउंट लॉक है। ठीक है, मैं इस वक्त यहाँ पे DB11G से कनेक्ट हूँ। ओके, तो मैं करता हूँ कनेक्ट टू स्कॉट। आप डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस लिंक और डेटाबेस लिंक का नाम बताते हैं। कनेक्ट टू में आप उस रिमोट डेटाबेस यूजर का नाम बताते हैं जिससे आपने कनेक्ट होना है, आइडेंटिफाइड बाय उसका पासवर्ड, देन यूजिंग सिंगल कोट्स में उसकी जो TNS एंट्री सिंगल कोट्स में। आप पूरी TNS एंट्री यहाँ पे दे सकते हैं।
वो जो आपकी वो इजी कनेक्ट नेमिंग मेथड वो भी पूरा यहाँ पे दिया जा सकता है। पूरी TNS एंट्री आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आपको जरूरी है कि TNS एंट्री आपकी TNS names.ora फाइल के अंदर ही हो, तो बेहतर है कि आप वहाँ पे TNS names.ora फाइल के अंदर उसको प्लेस करें। अब मैं अगर कोई डाटा क्यूरी करता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प, ठीक है, तो एम्प एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फाउंड स्टैटिक फ्रॉम एम्प @ ठीक है। तो दूसरी डेटाबेस में क्या है, रिमोट DB में इस DB लिंक के थ्रू इस TNS एंट्री पे इस यूजर नेम इस पासवर्ड से जाके कनेक्ट हुआ है, इस टेबल में से डाटा क्यूरी किया और रिजल्ट लेके आ गए। तो आप वहां से कोई भी डाटा लेके इधर आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वहां पे डेटाबेस लिंक बना लें, या यहाँ से कोई डाटा दूसरी डेटाबेस में लेके जाना चाहते हैं जी, तो वो सारे काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे अब ये होगा कि आपके पास लेट से 2 टेबल्स को आपने ज्वाइन करना है, तो आप टेबल एक डेटाबेस में या दूसरा टेबल दूसरी डेटाबेस में, तो आप इस तरीके से दोनों टेबल्स को रन टाइम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। आप ऐसा बहुत स्लो है, इसलिए कहते हैं ना नॉर्मली डाटा, ये याद रखिएगा, ये थंब रूल है कि कभी DB लिंक के थ्रू 2 टेबल्स को ज्वाइन नहीं करना आपने, या कोई ऐसी प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं करानी जो DB लिंक के थ्रू। हमेशा ये किया करें कि वहां से डाटा उठाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लें, select स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम @ उस DB लिंक का नाम, डाटा इधर ले आए फिर प्रोसेसिंग करें, बहुत फर्क पड़ेगा। इनके मे बी 500-600 टाइम्स फास्टर होगा आपका अगर आप लोकल डेटाबेस में वो डाटा लेके आएंगे और उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। समटाइम्स ये होता है कि नहीं पॉसिबल होता वो आपने, फिर उस केस में तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। फिर और मल्टीपल ऑप्शन है कि आप उसको कैसे ट्यून कर सकते हैं। लेकिन अब पहला ऑप्शन ये होना चाहिए, अगर आप डाटा लेके आ सकते हैं लोकल डेटाबेस में, तो एक टेम्पररी टेबल बनाएं, वहाँ पे डाटा ले आए और फिर उसकी बेस पे सारी प्रोसेसिंग करें। अगर आप ओवर द DB लिंक ज्वाइन करेंगे तो वो हो सकता है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होगा। ठीक है जी, ये सारा उसने प्रोसेस बताया मुझे। लिस्टनर के लिए कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है? लिस्टनर, ठीक है जी। और SQLnet.ora भी है अगर आप लिस्टनर के एक्स्ट्रा कुछ पैरामीटर स्पेसिफाई करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिस्टनर.ora ही है।